नाज़रीन, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के किस सदर को अपना मोहरा बनाकर रजीम चेंज का उन्होंने ख्वाब सजाया था। आखिरकार अहमदी नजाद को ईरान ने क्यों नजरबंद रखा है? उनके घर पर हमला उनको मारने के लिए या फिर उनको आजाद करवाने के लिए हमला किया गया था? और उसके साथ साथ नाज़रीन, अहमदी नजाद के मुतनाज़ा किरदार के हवाले से एक तल्ख खेज किस्म की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उसकी तफसीलात जानकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार इतना सख्त गिर मौकिफ रखने वाले अहमदी नजाद इससे खुफिया प्लान का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। नाज़रीन, आखिरकार ईरान ने कैसे कामयाबी हासिल की, इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 28 मई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर अली खामनाई और उन समेत अहम शख्सियात को शहीद करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक स्टेटमेंट दागी गई थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के अंदर से ही एक ऐसे शख्स को इक़्तिदार संभालना चाहिए जो अवाम के दरमियान बहुत ज्यादा मकबूल हो। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब यह स्टेटमेंट दागी गई तो बहुत से लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम स्टेटमेंट करार देते हुए इसको उस तरीके से सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद ये न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट जो सामने आ चुकी है, इसमें बड़े तल्ख खेज किस्म के जो इंकशाफात हो चुके हैं। उसके बाद महमूद अहमदी नजाद का जो असल किरदार है वो इस वक्त बेनिकाब हो चुका है। इस रिपोर्ट के बकौल ये मंसूबा इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद ने ये प्लान तैयार किया था ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। बाकायदा इसमें अहमदी नजाद को नवाजने के ऊपर जो है इकदाम उठाए जा चुके थे और ये भी बाकायदा इससे न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ये जो खुफिया प्लान मूसाद की जानिब से तैयार किया गया था, ये प्लान बाकायदा अहमदी नजाद के साथ मुशावरत भी इस प्लान के हवाले से बाकायदा की गई थी। इस वक्त हालिया इस अरसे में अहमदी नजाद को ईरान के अंदर जो इस्लामी जो निज़ाम है, जो वहाँ वलायत फ़क़ीह का जो निज़ाम है, वो और पासदारान इनकलाब के हवाले से इंतहाई सख्त नाक़िद के तौर पर अहमदी नजाद को ईरान के अंदर जो है वो जाना जाता है, जो अक्सर वहाँ वलायत फ़क़ीह के निज़ाम पर तनकीद करते हैं। और उसके साथ साथ जो पासदारान इनकलाब है उसके मुतादिद बड़े अहम जो कमांडर्स और जो लीडर्स गुजरे हैं और जो अभी भी मौजूद हैं, उनके ऊपर जो हैं उन्होंने करप्शन के भी कई इल्जामात लगा चुके हैं। तेहरान के अंदर जो है अहमदी नजाद को एक घर में नजरबंद किया जाता है, जहां 24 घंटे इसके ऊपर जो है नजर रखी जाती है, बाकायदा निगरानी की जाती है। कि जंग के पहले दिन ही आप लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से इसराइल के त्यारों ने ईरान के अंदर बड़े खौफनाक किस्म की जिस तरीके से बमबारी की, उसी दौरान ही एक अटैक अहमदी नजाद के घर के बाहर भी एक अटैक होता है। अहमदी नजाद के घर के बाहर जो सिक्योरिटी पर मामूर जो पासदारान इनकलाब के जो एहलकार थे, उस चौकी को निशाना बनाया जाता है जो अहमदी नजाद पर कड़ी नजर रखते थे और उसके ऊपर जो है एक खौफनाक किस्म का अटैक किया जाता है। ये एक जेल ब्रेक ऑपरेशन के तौर पर जो है देखा जा रहा था। और नाज़रीन, इस हमले का मकसद अहमदी नजाद को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उसको नजरबंद रखने वाले जो पासदारान इनकलाब के जो वहां पहरा देने वाले जो एहलकार थे, उसको निशाना बनाना असल मकसद ये था। और उस हमले में पासदारान इनकलाब के कई जवान शहीद हो जाते हैं और अहमदी नजाद उस हमले में बच जाते हैं। नाज़रीन, अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिरकार इंतहाई सख्त गिर मौकिफ रखने वाला अमेरिका और इसराइल के हवाले से एक साबिक सदर को क्यों आखिरकार अमेरिका और इसराइल की जानिब से उस पर एतमाद क्यों किया गया। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं था कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझते थे, वो इस गलतफहमी में मुब्तला थे कि वो वेनेजुएला चंद दिन पहले ही वेनेजुएला में के अंदर जो है एक ऑपरेशन किया जाता है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके अमेरिका पहुंचाया जाता है और वहां मर्जी की हुकूमत को इंस्टॉल करने में अमेरिका कामयाब हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप वो इस गलतफहमी में मुब्तला थे कि इसी वेनेजुएला का जो मॉडल है वो ईरान के अंदर भी बड़ी आसानी के साथ इंस्टॉल करते हुए वो देख रहे थे। इसके ख्वाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख रहे थे। वो ये समझते थे कि हम आसानी से ईरान के अंदर जो ऑपरेशन है इसको कामयाब बनाएंगे और रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब बनाने के बाद अहमदी नजाद जैसे जो अवामी तौर पर मकबूल जो लीडर हैं
جو وہاں مذہبی جو لیڈرز ہیں اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں، عوامی طور پر وہ مقبول ہیں، تو وہ ایسے شخص کو ہی ایران کے اندر انسٹال کرنے کے وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس رپورٹ کو ہم ایک سائڈ میں رکھتے ہیں اور احمدی نژاد کے ایران کے جو بالخصوص جو ولایت فقیہ کا جو نظام ہے اس کے ساتھ اور پاسداران انقلاب کے ساتھ جو اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ احمدی نژاد شروع میں سپریم لیڈر علی خامنہئی کے بہت زیادہ قریبی سمجھے جا رہے تھے اور وہ بہت قریبی بھی تھے اور انتہائی سخت گیر اور انقلابی سمجھے جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے انتہائی سخت موقف رکھتے تھے۔ وہ اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی بات کر رہے تھے، وہ امریکہ کو ہمیشہ ٹف ٹائم دینے کے اوپر بات کر رہے تھے، وہ ہمیشہ ایران کے اندر جو ہیں بالخصوص جوہری پروگرام کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کے اوپر جو ہیں ایک سخت موقف رکھتے تھے اور ایران میں وہ بڑے پاورفل پریزیڈنٹ کے طور پر دیکھے جا رہے تھے۔ لیکن ہوا کچھ کہ جب جو وہ آگے بڑھتے گئے، ان کے دور حکومت کا دوسرا ٹینیور جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا اور دوسرے مدت میں وہ آگے جو آگے بڑھ رہے تھے، آہستہ آہستہ وہ کئی غلط فہمیوں کا بھی شکار ہو رہے تھے۔ احمدی نژاد یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں، وہ چاہیں تو پورے نظام کو اپنے حساب سے چلا سکتے ہیں اور وہ پھر اپنے مرضی کے حساب سے پاسداران انقلاب اور انٹیلیجنس کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی وہ ہر ممکن کوشش کرنا شروع کر چکے تھے اور پھر انہوں نے سپریم لیڈر کے اختیارات کو چیلنج کرنا احمدی نژاد نے شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد 2011 میں جب اس وقت کے ایران کے وزیر اطلاعات اور جو ان کے انٹیلیجنس جو منسٹر تھے حیدر مسلحی، وہ سپریم لیڈر کے آنکھ اور کان سمجھے جاتے تھے، بہت ہی قریبی سپریم لیڈر کے وہ ساتھی تھے۔ ان کو انہوں نے جب ان کی جانب سے بہت سے معاملات پر احمدی نژاد پر نظر رکھنا انہوں نے شروع کیا اور بہت سی رپورٹس ہونا شروع ہو گئی پاسداران انقلاب کو بھی، اور وہ پھر تھوڑے ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے، تو احمدی نژاد نے حیدر مسلحی کو ان کے عہدے سے برطرف کیا اور پھر ان کا استعفیٰ بھی خود قبول کر لیا۔ یہ حال ان کی ایران کے اندر غیر تحریر شدہ جو قانون ہے اس کی کھلم کھلا یہ خلاف ورزی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر وزارت جو دفاع ہے وہ وزارت خارجہ اور انٹیلیجنس کے اہم معاملات کے تمام اختیارات جو ہیں وہ سپریم لیڈر کے انڈر ہی ہوتے ہیں، یعنی اس پر مداخلت جو ہیں وہ سپریم لیڈر کے اختیارات کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ تو جب یہ سب کچھ انہوں نے کیا، اس کو برطرف کیا، تو اس کے بعد سپریم لیڈر علی خامنہئی نے فوری طور پر مداخلت کی اور اس کو دوبارہ حیدر مسلحی کو اس کے عہدے پر جو ہیں بحال کر دیا۔ جب اس کو عہدے پر بحال کیا تو اس کے بعد عوامی سطح پر جو ہیں یہ احمدی نژاد کی ایک بہت بڑی سبکی تھی اور یہ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ عوامی لیول پر جو ہیں یہ اپنی پاور کو کھوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور پھر ساتھ ساتھ ان کے بطور صدر جو حکومتی اندرونی جو معاملات تھے اس پر بھی ان کا جو پاور ان کے دماغ میں انہوں نے ایک جو نقشہ بنایا تھا اس کے اوپر جو ہیں ایک بہت بڑی وہ وار سمجھتے تھے۔ پھر اس کے بعد احمدی نژاد نے انتہائی غصے کی عالم میں انہوں نے صدارتی معاملات کو امور کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے گھر بیٹھنا شروع کر دیا اور 11 دن اس وقت انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ جب انہوں نے یہ بائیکاٹ کیا تو بس کچھ دن تو انہوں نے بائیکاٹ کیا، 11 دن یہ بائیکاٹ انہوں نے رکھا، پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے صدارتی جو معاملات تھے وہ دوبارہ سنبھالے اور کام کرنا شروع کیا۔ لیکن اب وہ احمدی نژاد جو بہت زیادہ پاورفل ہوا کرتے تھے، جس کے ایک اشارے پر کئی بڑے معاملات جو ہیں وہ فوری طور پر بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے، اب احمدی نژاد کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اور احمدی نژاد کا پاور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اب احمدی نژاد ایک صرف اور صرف نام نہاد ایک صدر کے طور پر رہ چکے تھے۔ یہ احمدی نژاد کو اب معلوم ہو چکا تھا، کیونکہ ایران کے اندر جو ہیں جو ہی سپریم لیڈر کے معاملات پر انٹرفیئر کرنا شروع کیا، اختیارات کو چیلنج کیا، تو ایران کے اندر بالخصوص علماء کے اندر جو ہیں اور پاسداران انقلاب کے اندر ایک غم و غصہ اور اس کے لیے نفرت کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ ناظرین 2013 میں جب ان کی صدارت کا دور ختم ہو گیا،
बस उसके बाद अहमदी नजात जो हैं उसको निज़ाम ने मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाया, उनको मंजर से मुकम्मल तौर पर गायब किया। लेकिन 2024 में दोबारा उन्होंने इक़्तिदार में आने के लिए वो कागज़ात जमा करवाते हैं, और जब वो कागज़ात जमा करवाते हैं तो उस वक़्त गार्डियन कौंसल की जानिब से उसको नाअहल करार देते हुए उसे उठाकर बाहर फेंका जाता है। वही अहमदी नजात जो हैं हालिया बरसों में हिजाब के कवानीन के ऊपर, हिजाब के ऊपर वो तनकीद करते थे और ये समझते थे कि ये ख़वातीन के जो उनके जो राइट्स हैं, जो हुकूक है, उसकी वो पामाली समझते थे। और वो हिजाब के जो कवानीन हैं, जो अपने दौर में इतने इतने वो सख्त कर चुके थे, और वो बाकायदा बाकायदा फ़ोर्स बनाकर हिजाब को लाज़िम मलज़ूम करार देते थे, वो हालिया बरसों में हिजाब के ऊपर तनकीद करते हुए भी बाकायदा दिखाई दे रहे थे। कुछ अर्से पहले उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते थे, और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कारोबारी शख्स है, वो उसका हिसाब किताब लगाकर वो आगे बढ़ते हैं। और फिर इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि ईरान को बाकायदा अपनी पॉलिसीज पर गौर करना होगा, और फिर मगरिब के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात बहाल करने चाहिए। फिर वो अहमदी निजात को कल तक अमेरिका और इसराइल के साथ बात करना गवारा नहीं समझते थे, वो बात करना तौहीन समझते थे ईरान की। वो कहते हैं कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ बाकायदा मुज़ाकरात करने चाहिए, और वो मुफ़ाहमत की बात करते हैं, और फिर वो रोशन ख़्याल बन जाते हैं। वो एक बागी एक लीडर के तौर पर जो है वो सामने आने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक जानिब पे इसका ये रवैया और ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, दूसरी जानिब इनके कई साथियों के ऊपर जो हैं वो मोसाद के लिए बाकायदा जासूसी करने के भी इनके साथियों के ऊपर मुतादिद बार ईरान के अंदर जो हैं वो इल्ज़ामात लग चुके हैं। उसके साथ-साथ नाज़रीन 2023 से लेकर 2025 के दौरान जो हैं ग्वाटेमाला और हंगरी का भी अहमदी नजाद ने पुरस्कार किस्म के वो दौरे कर चुके हैं। हालांकि ये वो ममालिक हैं, बिलखुसूस हंगरी जो हैं, ये ममालिक जो हैं इसराइल के बहुत ज़्यादा करीबी और नेतन्याहू के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात के तौर पर इन दोनों ममालिक के हवाले से कहा जाता है। और इन्हीं दोनों मुल्कों का अहमदी नजात जो हैं 2023 से 2025 के दरमियान जो हैं बड़े खुफिया अंदाज में पुरस्कार किस्म के वो दौरे भी करते हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, पिछले साल जब ईरान के ऊपर जून में इसराइल की जानिब से जब खौफनाक किस्म की बमबारी की गई, अटैक किया गया, हमला किया गया, तो उस हमले के दौरान भी अहमदी नजात जो हैं वो बिल्कुल खामोश दिखाई देते हैं। उस दौरान सोशल मीडिया में उनके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद भी की जाती है। तो ये भी वाज़ेह हो चुका है कि ईरान के अंदर इन खौफनाक के ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल के हमलों से पहले ईरान के अंदर जिस तरीके से एहतजाजी मुजाहिरों का आगाज़ हुआ, और कहा गया कि ईरान के अंदर जो हैं हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से, ईरान के अंदर महंगाई में बेताशा इजाफ़ा होने की वजह से, ईरान के अंदर जो हैं बेरोज़गारी में बेताशा इजाफ़ा होने की वजह से ये एहतजाजी मुज़ाहिरों का आगाज़ हो चुका है, और बड़ी तादाद में ये एहतजाज हो रहे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो है मोसाद का वो खुफिया प्लान था रजीम चेंज ऑपरेशन का, जिसकी वो शुरुआत थे, जिसके ज़रिए वो ईरान के अंदर सबसे पहले एहतजाजी मुज़ाहिरों का उन्होंने तेज़ी के साथ वो आगाज़ किया। फिर उसके बाद मुस्तला जत्थू के ज़रिए एहतजाजी मुज़ाहिरों के अंदर जो हैं वो पासदारान इनकलाब और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद जब ईरान के अंदर इन एहतजाजी मुज़ाहिरों को काउंटर करने के लिए इंटरनेट की बंदिश की गई, तो उसके बाद बाकायदा मोसाद की जानिब से, इसराइल की जानिब से बाकायदा मखसूस किस्म के डिवाइसेस जो हैं वो ईरान के अंदर खुफिया तरीके से पहुँचाए गए, जिसके ज़रिए जो हैं तेहरान और मुख्तलिफ इलाकों से बाकायदा मोसाद के जो एजेंट थे ईरान के अंदर, वो उनके साथ राबिते में थे, और प्लान के तहत जो काम हो रहा था उसको आगे बढ़ाने के ऊपर जो है इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, और वहाँ होने वाली डेवलपमेंट्स के ऊपर जो हैं बाकायदा आगाह कर रहे थे। और उसके बाद वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो सके। जिस तरीके से एहतजाज का आगाज़ किया गया, जिस तरीके से ईरान के अंदर खौफनाक किस्म के हमले किए गए, जिस तरीके से सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई को शहीद किया गया, उसके बावफ़ा साथियों को जिस तरीके से शहीद किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका और इसराइल को जो ऑपरेशन, जो उनका खुफिया जो प्लान था, रजीम चेंज का जो ऑपरेशन का जो उनका ख्वाब था, वो चकनाचूर हुआ, वो इसमें कामयाब किसी सूरत नहीं हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।